ठीक। ओके, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम अपने स्टूडेंटों को पढ़ाते हैं, और हम केवल पढ़ाते नहीं, एज अ टीचर और एज अ लर्नर के तौर पे हम सीखते भी हैं। तो केवल पढ़ाने से किसी भी स्टूडेंट की पर्सनालिटी में डेवलपमेंट नहीं होता है। उसका सबसे बड़ा प्रोसेस ये होता है कि स्टूडेंट कुछ बोले। तो हम लोग बहुत बड़े शहर से बिलोंग तो नहीं करते हैं, छोटा सा शहर है आजमगढ़, लेकिन इसमें कई सारी अच्छाइयाँ भी हैं। जैसे हर शहर में अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी रहती हैं, दोनों चीज़ रहती हैं। तो हमारा एक अच्छा प्रयास ये है कि हमारे कोचिंग में बहुत से बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, तो उनके संग एक चैलेंज फेस करना पड़ता है कि हेजिटेशन। तो जब तक ये हेजिटेशन टूटता नहीं, वो बोलना सीखेंगे नहीं, और जब बोलना सीखेंगे नहीं तो वो कुछ अपनी बातों को सही तरीके से रख नहीं पाएंगे, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत 19 में दिया गया है। एक बहुत अच्छा सा कोटेशन कहते हैं कि बात करने से बात बनती है। यदि दो लोगों में मतभेद है तो उसको दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप कन्वर्सेशन करें और बात करें। लेकिन ये बात करने का तरीका, चीज़ें डेवलप कैसे होंगी, ये डेवलप होती है ग्रुप डिस्कशन पे। ग्रुप डिस्कशन मतलब होता है कि सिंपल शब्दों पे किसी कॉमन टॉपिक पे हम क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, इस तरीके से चीज़ों को समझते हैं। तो इससे हमारे दिमाग के क्या होता है, जो चक्षु होते हैं, जो अष्टमुखी विकास है वो होता है, और हम अलग अलग डायमेंशन में चीज़ों को सोच पाते हैं। तो इसी क्रम में हम जो सबसे पहला ये वीडियो आपके सामने लेकर आ रहे हैं, ये नागरिकता पर लेकर आ रहे हैं, जहाँ पे हमारे विद्यार्थियों द्वारा जो भी चीज़ तैयार की गई हैं आपको उनके बारे में बताया जाएगा। अलग अलग डायमेंशन में हम लोग इसको समझेंगे, नागरिकता के विषय वस्तु को। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस डिस्कशन में हम लोग कौन कौन से एरिया को देखने वाले हैं, कौन कौन से आयाम को देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इसके संवैधानिक आयाम को देखेंगे, जो नागरिकता भाग 2 में फैला हुआ है, जो कि आपको ब्रिटेन यूके से लिया गया है। इसके नागरिकता के प्रावधान आपको आर्टिकल 5 से 11 तक हैं। तो इसमें हमारे जो विद्यार्थीगण हैं इनके द्वारा इसके प्रोविजंस के बारे में आपको बताए जाएंगे, जो प्रावधान है। इसी के संग संग नागरिकता अधिनियम 1955 है, तो इसमें दूसरा सेगमेंट होता है कि नागरिकता अधिनियम 1955 है, तो इसमें जो नागरिकता प्राप्त करने के तरीके हैं उनके बारे में जिक्र होगा। और उसी के संग संग नागरिकता जो आपको चली जाती है, खो जाती है, इस कानून के अंतर्गत ये होगा। तो ये हमारा दूसरा डायमेंशन हो गया। तीसरा हम लोग चर्चा करेंगे जो नागरिकता अधिनियम संशोधन है 2019 वाला। तो उसके अंतर्गत जो आपको 3 राष्ट्र हैं, देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इससे जो भी अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक आते हैं उनके बारे में आपको संवैधानिक प्रावधान क्या है उस पर भी चर्चा होगी। उसके संग संग जो प्रवासी भारतीयों के लिए कार्ड बनता है, PIO कार्ड और OCI कार्ड, जिसको बोलते हैं पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इन कार्ड के ऊपर भी चर्चा होगी। तो चर्चा का हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग रेडी हैं? ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग जैसे बोलते हैं कि लेडीज़ फर्स्ट, तो हम लोग लड़कियों से शुरुआत करेंगे। आप लोग सबसे बड़ी बात, जो क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछूंगा उसी का आपको जवाब देना है, ताकि एट रैंडम, ये क्वेश्चन एट रैंडम होगा। और मैंने आप लोग को, सभी लोग को पूरा का पूरा टॉपिक दिया था तैयार करने के लिए। मैं किसी से कहीं पे कुछ भी पूछ सकता हूँ। आप लोग को जो भी आएगा उसको बताएंगे आराम से एक्सप्लेन करने के संग संग। और बताने से पहले आप इंट्रोडक्शन के बारे में, मतलब अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि आपका नाम क्या है, आप करते क्या हैं, आपकी जो फ्यूचर में ड्रीम है। इंट्रोडक्शन 1 मिनट के अंदर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे, आप अपना नाम प्लस सबसे बड़ी बात आपका जो क्वेश्चन है। आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आर्टिकल 5 है भारत के संविधान का, आर्टिकल 5 के जो प्रोविजंस हैं, प्रावधान है, क्या कहते हैं, इसको एक्सप्लेन आप करेंगे। लेकिन उससे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद एक्सप्लेनेशन आर्टिकल 5 के बारे में, ठीक है? गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम अंकिता है। मैं इस साल मेरा BCom कंप्लीट हुआ है। मैं यहाँ की मूल निवासी हूँ, आजमीगढ़ की। और मेरा टॉपिक है, जैसे कि सर ने पूछा कि आर्टिकल 5 में क्या है, तो आर्टिकल 5 में है अधिवास, जो कि एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है, उस भारत का मूल निवासी है और 3 शर्तें ये पूरी करता है तो वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेगा। पहली शर्त उसकी ये होगी कि जो बच्चा है वो बच्चे का जन्म भारत में ही हुआ हो, तो वो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और दूसरी शर्त उसकी ये हो जाएगी कि उसके माता पिता जो हैं वो माता या पिता में से कोई एक भारत में ही उसका भी भारत में जन्म हुआ हो। और तीसरी शर्त ये हो जाएगी कि संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से जो भी है भारत में रह रहा है उसको भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है। इसी में मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि जैसा कि अंकिता जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आर्टिकल 5 के अंतर्गत यदि किसी को नागरिकता चाहिए तो अधिवास के संग संग आगामी 3 कंडीशन में से कोई एक होना चाहिए। या तो वो बच्चा पैदा हुआ हो,
या उसके माता पिता पैदा हुए हों, ये वो 5 साल भारत में रहा हो, कौन से डेट से, 26 जनवरी 1950 से पहले, मतलब 26 जनवरी 1945 से पहले, 45 से लेकर इंडिया में रहा हो 50 तक, तो भारत का नागरिक होगा। आपसे मेरा अगला प्रश्न है कि इन 3 कंडीशंस में से जो आप बता रही हैं, जो पैदा होने की कंडीशन है, वो बच्चा पैदा हो जिसको नागरिकता चाहिए, उसके पेरेंट्स, इन दोनों कंडीशन में क्या माता पिता के नागरिकता मुद्दे का विषय होगा? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई एक कपल, जैसे मैं बार बार क्लास में भी एग्जांपल आपको देता रहता हूँ कि एक कपल किसी दूसरे देश से आता है, ऑस्ट्रेलिया ले लेते हैं, दूसरा एक लड़की आ रही है ऑस्ट्रेलिया से और एक लड़का आ रहा है आपको अमेरिका से। वो ऑस्ट्रेलिया से लड़की आ रही है, अमेरिका से लड़का आ रहा है, ये इंडिया में आते हैं और ये इंडिया में घूमने के लिए आते हैं आपको 1947 के आसपास, और इनको लव हो जाता है, प्यार होना नेचुरल प्रोसेस है, तो इंटरनेशनल लव हो जाता है, प्यार हो जाता है। इनको 1949 में इनका बच्चा पैदा होता है, तो क्या ये भारत का नागरिक होगा? यस सर, होगा भारत का नागरिक। अच्छा, क्यों होगा? क्योंकि सर 26 जनवरी 1950 से पहले जो भी भारत में 5 वर्ष पहले से रह रहा हो तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो वो बच्चा जब 1950 में हुआ है तो सर उसको नागरिकता मिलेगी, क्योंकि 1950 के बाद जो आएगा उसको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। ठीक, ओके, थैंक यू। तो इसमें इन्होंने बताया एक सिंपल सी बात है कि पैदा होने के कंडीशन में, जन्म लेने के कंडीशन में यदि आपने 26 जनवरी 1950 से पहले लिया है, उस कंडीशन में माता पिता कहीं के भी हों, उनके बच्चे नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब इस क्रम में हम आगे चलते हैं। आगे जो हमारी अगली कैंडिडेट हैं, ये इनसे आपसे मेरा प्रश्न है, आर्टिकल 10 और 11 में क्या है, आप इसके बारे में बताएंगी संग संग अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद। ठीक है, आर्टिकल 10 एंड 11। Hello sir, good afternoon. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. I am Sonam. Basically I am from Uttar Pradesh, but at present staying in Azamgarh. I belong to a joint family. I did complete my graduation Veer Bahadur Singh Purvanchal University, and my short-term goal is to get a job of reputed company. Yes. And my topic is article 10. तो मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी। आर्टिकल 10 में कानून संसद बनाया गया इसमें, और आर्टिकल 11 में संप्रभुता की शक्ति होती है, और इसमें एक कानून बनाया गया है, इसमें एक कानून बनाया गया है भारतीय अधिनियम 1955। दैट्स ऑल, थैंक यू। थैंक यू सोनम। जैसा कि आपने इन्होंने क्लियर किया कि जो आर्टिकल 10 है ये आपको एकदम क्लियर कर रहा है कि जो आपको कानून बनेगा वो बनाया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा। तो पार्लियामेंट मेक्स प्रोविजंस रिगार्डिंग अ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 10। उसके बाद 11 में आपको बता रहा है कि सवरेन की शक्ति, मतलब संप्रभुता की शक्ति किसके अंतर्गत है, ये आपको संसद के अंतर्गत है, मतलब कौन नागरिक होगा कौन नहीं होगा ये 11th में बताया गया है। देखिए दोस्तों, 10-11 में आपको ठीक वैसे ही अंतर होता है कि जैसे मैं किसी फैमिली में बता रहा हूँ कि 10 मतलब कि उसका गार्जियन कौन होगा, ये 10 बताता है, लेकिन वो पावरफुल कितना होता है वो 11 में बताता है। तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। अब इसी क्रम में हमारी जो अगली कैंडिडेट है, मेरा आपसे जो प्रश्न है, आप बताएंगे आर्टिकल, मैं आपसे 5 पूछ चुका हूँ, 10 पूछ चुका हूँ, आप बताएंगे आर्टिकल 6 एंड 7। ठीक है, 6-7 के बारे में बताएंगी, और उसके पहले इंट्रोडक्शन। ओके। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम प्रतीक्षा है और प्रेजेंट टाइम में मैं बीएड कर रही हूँ, और आज हम नागरिकता के विषय में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि सर ने बोला है कि मुझे आर्टिकल 6 के बारे में बताना है। तो आर्टिकल 6 में यह प्रावधान दिया गया है कि यदि एक व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हो और उसके माता पिता या दादा दादी अविभाज्य भारत में पैदा हुए हैं तो वो भारत के नागरिक बन सकते हैं। 19 जुलाई 1947 से पूर्व वह हस्तांतरित हुआ हो, और 6 माह के पंजीकृत करवाने के लिए प्रावधान दिया गया है। और आर्टिकल 7 में यह प्रावधान दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 से भारत से पाकिस्तान गया हो और पुनः पाकिस्तान से भारत पुनर्वास करना चाहता है तो भारत का नागरिक बन सकता है। इसके लिए उसे पंजीकृत करवाना होगा और 6 माह का निवास भारत में दिखाना होगा।
थैंक यू प्रतीक्षा जी। इन्होंने बहुत अच्छा बताया कि बहुत ही ईजी शब्दों में कि जो आर्टिकल 6 के अंतर्गत आपको सिंपल सा प्रोविज़न दोस्तों ये दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो आपको पाकिस्तान से इंडिया आ रहा है, एक डेट दिया गया है आपको 19 जुलाई 1948, इस डेट पे या इस डेट के पहले आता है तो वो ऑलरेडी क्या होगा, नागरिक होगा। लेकिन जो लोग इस डेट के बाद आते हैं उनको 6 महीने भारत में स्टे करना पड़ेगा, और जब वो नागरिकता प्राप्त करने जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, पंजीकरण करवाएंगे, तो वहाँ पर उनको ये दिखाना पड़ेगा कि मैंने यहाँ पे हम लोग भारत में 6 महीने रहे थे। साथ में आपको क्या बताता है कि वो लोग जो पहले पलायन कर गए पाकिस्तान, फिर यू टर्न करके इंडिया आते हैं, तो उसमें आपको ये बताया गया है कि उसमें भी एक डेट दिया गया है 1 मार्च 1947। जो लोग इस डेट पे या इस डेट के पहले आते हैं नागरिक होंगे। जो लोग इस डेट के बाद आते हैं उनको करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, फिर से सेम कंडीशन है 6 महीने वाली। ओके, तो मैंने 5 पूछ लिया आपसे, 10, 11, 11 हो गया आपका, 6, 7 बचा क्या, 8, 9। तो सदानंद जी आपका टाइम आता है। ऑलरेडी मैं आपका नाम बोल चुका हूँ, ठीक है। तो वैसे भी आपका नाम काफ़ी पॉपुलर है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इंट्रोडक्शन अपने बारे में, एक नाम ही इंट्रोडक्शन नहीं होता है, अगर मैं किसी का नाम लेता हूँ तो आप अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं, क्या आपका विज़न है फ्यूचर में, और उसके इस चीज़ को बताने के बाद आप आगे आर्टिकल 8 और 9 के बारे में अच्छे से बताएंगे। ओके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सदानंद है। हमारा ग्रेजुएशन अवध विश्वविद्यालय रामनगर से कंप्लीट हुआ है। मैं इस समय तैयारी कर रहा हूँ, और जो है जहाँ तक हमसे सर जी ने अनुच्छेद 8 और 9 के बारे में पूछा है तो उसके बारे में बताऊँ। अनुच्छेद 8 में हमारे संविधान में यह लिखा गया है कि जो भारत में हमारे देश के प्रवासी लोग रहते हैं, उनका अगर कोई बच्चा वहाँ पर पैदा होता तो भारत का नागरिक माना जाएगा। जैसे आज़ादी के समय कई लोग विदेशों में भी रहकर भारत की आज़ादी के लिए प्रयत्न कर रहे थे, जैसे हमारा लाला हरदयाल सिंह, और जो है फ्रांस में रहकर सभी लोग अपने कर रहे थे, तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। और जो है अनुच्छेद 9 के तहत में देखा जाए तो जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेगा वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। बहुत अच्छा सदानंद जी बताया। जैसा कि इन्होंने बताया कि आर्टिकल आपको 8 में बताया गया दोस्तों मूलवंश के बारे में। जनरली यही लोग विदेशों में चल जाते हैं तो उनको प्रवासी कहते हैं। तो अपने ही देश के लोग, आपको पता है कि जैसा देश आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को, तो किसको आपको उसके खुद की मिट्टी या आबो हवा खींच नहीं लाएगी, सबको खींचती है। तो इसी क्रम में जब उनको अपना भारत याद आता है तो उनके लिए भी प्रावधान बनाया गया है, क्योंकि आज़ादी के पहले कहीं ना कहीं उनको जो अंग्रेज रहे हैं या किसी मजबूरी के चलते उनको भारत से पलायन करना पड़ा है, तो उनके लिए 8 में प्रावधान है कि किस तरीके से नागरिकता प्राप्त करेंगे। 9 में सिंपल सी बात है, ब्रेकअप वाला सिद्धांत है। यदि आपने किसी से रिश्ता तोड़ लिया है तो अगला भी रिश्ता तोड़ लेगा। तो यदि आप भारत को त्याग देते हैं तो भारत भी आपको त्याग देगा, सिंपल शब्दों में। और जैसा कि आपको सोनम जी ने बहुत अच्छा बताया कि आर्टिकल 11 के अंतर्गत, इन्होंने बताया कि आर्टिकल 11 के अंतर्गत संसद ने कानून पास किया है, नागरिकता अधिनियम 1955। इसके अंतर्गत आपको नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। तो ये 5 तरीके कौन कौन से हैं ये बताएंगे सूरज जी। Thank you, sir. First of all, I want my introduce. Hi, I am Suraj Kumar. I belong to Vilayatha myself. My hobbies playing cricket, watching movies, singing song, and especially reading book. My aim successful person in my life. That's all my intro. And जैसा कि सर ने पूछा था, प्राप्त करने के नियम, पहला है जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे, और देशीकरण और भूभाग के आधार पे। तो मैं वंश के आधार पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा इस टॉपिक पे कि कोई व्यक्ति अगर 26 जनवरी 1950 को अगर वह बाहर रह चुका हो, या 10 दिसंबर 1992 से बाहर हुआ हो, तो उसके आधार पे वो अपना क्या बोलते हैं, वंश के आधार पे वो अपना मूल प्राप्त कर चुका हो, बस उसके माता पिता इंडियन रहना चाहिए। तो दैट्स ऑल, थैंक यू। थैंक यू सूरज जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि इसमें जो प्रोविजंस दोस्तों आपको हैं वंश के आधार पे, वंश मतलब कि फिर से वही प्रवासी आते हैं जो भारत से बाहर जा चुके हैं, तो उसमें आपको जो कंडीशंस है 3 अलग अलग कंडीशंस में आपको पाई जाती हैं। एक तो 26 जनवरी 1950 से लेकर
10 दिसंबर 1992 तक। इसमें क्या है दोस्तों कि जो भी बच्चा बाहर पैदा होता है उसमें उसके पिताजी क्या रहने चाहिए, आपको भारतीय रहने चाहिए। अगला आपको कंडीशन है 10 दिसंबर 1992 से लेके 3 दिसंबर 2004 तक। इसमें जो प्रोविजंस है, प्रावधान आपको हैं कि माता या पिता में से कोई एक भारतीय रहना चाहिए, ठीक है। और आपको 3 दिसंबर 2004 के बाद माता पिता आपको दोनों ही भारतीय रहने चाहिए। उसमें से 1 साल का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, जिसको आसानी से, बहुत आसान शब्दों में सूरज जी ने बताया। अगला हम चलते हैं दीपक जी आप पे। आप बचे पड़े हैं, सबसे हमने पूछ लिया है, तो आप जो इन्होंने 5 प्रकार बताया है कि 5 प्रकार कौन कौन से हैं, जन्म के आधार पे है, वंश के आधार पे है, आपको और कौन सा है, पंजीकरण है, देशीकरण है, हाँ, भूभाग। तो इसमें आप जन्म के आधार पे छोड़ दीजिए, वो तो मैं इनसे पूछूंगा आपको, सदानंद जी से, क्योंकि वो थोड़ा सा ये बताएंगे अच्छे से। हाँ, देशीकरण के आधार पे नागरिकता और पंजीकरण के आधार पर नागरिकता और विलय, भूभाग के विलय, तीनों को बताइए आप क्या समझते तीनों से। Good afternoon, all of you. I am Deepak Yadav from Ambedkar Nagar. I am complete BTech to 2019 and I am doing government exam preparation. जैसा कि सब लोग आज नागरिकता पर डिस्कशन कर रहे हैं कि नागरिकता कैसे ली जाती है, नागरिकता कैसे त्यागी जाती है और नागरिकता के अंदर क्या क्या हम लोग स्टडी करते हैं, तो हम ये बताना चाह रहे थे नागरिकता कैसे अर्जित की जाती है। तो जिसमें कि सूरज जी ने जन्म के आधार पर बताया और मैं बता रहा हूँ कि पंजीकरण के आधार पर नागरिकता को किस कंडीशन को हमको फॉलो करना होता है, देशीकरण के आधार पर अगर नागरिकता लेने किस कंडीशन को हमको फॉलो करना पड़ेगा, और भूभाग अर्जन में अगर हम नागरिकता लेते हैं तो हमको कौन सी कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि पंजीकरण के आधार पर अगर हम नागरिकता लेते हैं तो हमको रजिस्ट्रेशन कराने से पहले 7 साल हमको उस कंट्री, मतलब अगर इंडिया की नागरिकता लेना चाह रहे हैं तो हमको इंडिया में 7 साल पहले, रजिस्ट्रेशन से पहले 7 साल रहना पड़ेगा। अगर देशीकरण होता है तो जैसे कि कोई हम किसी क्षेत्र में स्पेशल हों, जैसे साहित्य हो, कला हो और खेल हो, इसमें अगर कोई स्पेशल है तो उसके आधार पर देशीकरण से नागरिकता लिया जा सकता है। और अगर भूभाग अर्जन में, जैसे कि हम बताना चाह रहे हैं कि 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जैसे कि 100 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश और इंडिया एक साथ शेयर किया गया था, जो उसमें जो भी नागरिक अगर पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ अगर भूभाग शेयर किया जा रहा था, अगर वो उधर जाना चाह रहा है तो वो इसके माध्यम से बांग्लादेश की नागरिकता ले सकता है, या भारत में आना चाह रहा है तो भारत की नागरिकता ले सकता है। थैंक यू सर। बहुत अच्छा दीपक, आपने बहुत अच्छा ही परफॉर्म किया कि जैसा दीपक जी ने बहुत अच्छा आपको 3 टॉपिक को क्लियर किया। आपको एक तो पहली बात पंजीकरण के आधार पर नागरिकता कैसे लेंगे, उसमें ने बहुत अच्छे से बताया कि केवल आपको भारत में 7 साल रहना पड़ेगा, आसानी से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा उन देशों के लिए जिसकी रिलेशनशिप, रिश्ते आपको इंडिया के संग बहुत अच्छे नहीं हैं, तो उनको देशीकरण के आइटम्स में डाला गया है, देशीकरण के कैटेगरी में। उसमें आपको भारत में 12 साल रहना पड़ता है, और जो आपको अनुसूची 8 है, 8 में से जो 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। और उसके बाद किसी दूसरे देश में अगर आप भारत की नागरिकता पाना चाहते हैं तो जो व्यक्ति विदेशी है, दूसरे देश में 2 साल से ज़्यादा उसको अपराध की सज़ा ना हुई हो, ये कंडीशंस हैं। और आपको जो भूभाग का विलय इन्होंने बताया है तो अच्छा बताया एग्जाम्पल। इसमें एक एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, सिक्किम वाला आपको 36वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य बनाया गया, और पूर्ण राज्य बनाने के संग जैसे ये आपको इंडिया का पार्ट नहीं था और ये जैसे भारत में आपको मिलता है तो इनके जो नागरिक होते हैं ऑटोमेटिक भारतीय नागरिक हो जाते हैं। अब बचा है नागरिकता अधिनियम 1955 में आपको जन्म के आधार पर नागरिकता। मैं चाहूँगा सदानंद जी आप इसको क्लियर करिए। हालांकि जहाँ तक मुझे पता है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के पहले जो है, जो कोई भी भारत में बच्चा जन्म लेता था तो वह भारत का नागरिक माना जाता था। लेकिन तो नागरिकता अधिनियम 1955 जब आया भारत में तो उसमें संशोधन किया गया कि कोई भारत का, चाहे माता या पिता भारत का रहना चाहिए। फिर उसके बाद जो है इसका भी मिसयूज होने लगा, क्योंकि देख रहे थे कि कोई 6 महीने के लिए अगर यहाँ पढ़ने आया, अगर मान लीजिए कोई लड़का यहाँ पर आया है, मान लीजिए कश्मीरी लड़की से प्रेम हो गया, फिर उसके बाद यहाँ बच्चा पैदा कर चला गया तो उसको भी नागरिकता देनी पड़ जा रही थी। तो 1986 अधिनियम के तहत इसमें भी संशोधित किया गया। फिर उसके बाद 2003 में एक और संशोधन आया जिसके तहत माता पिता कोई वैलिड तरीके से यहाँ भारत का रह रहा, उसके तहत उसको नागरिकता दी जाएगी। थैंक यू सर।
जैसा कि आपने देखा, सदानंद जी ने बहुत ही खूबसूरती वाले तरीके से ये बताने की कोशिश की कि जो जन्म के आधार पर नागरिकता है वो कैसे आपको प्राप्त की जाएगी। ठीक है, हाँ। तो इसमें आपको इन्होंने बताने की कोशिश की कि जो भी व्यक्ति जो जन्म लिए हैं, जन्म स्थान कहाँ पे होना चाहिए, इंडिया में। कौन से डेट से लेके 3 अलग अलग कंडीशंस है। यदि कोई बच्चा है वो पैदा होता है 26 जनवरी 1950 से लेके आपको 1 जुलाई 1987 के बीच, तो इसके पेरेंट्स कहीं के भी हों, कहीं के कपल हों, वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं। बट एक रीज़न ये भी रहा है कि जब कपल कहीं के हों और नागरिकता भारत के ले सकते हैं, तो पैदा होने के आधार पे तो पॉपुलेशन ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ को देखते हुए भारत सरकार ने आपको 1 जुलाई 1987 से लेकर आपको आता है 3 दिसंबर 2004, इसमें क्या किया कि आपको जो माता पिता, ठीक है, हाँ, इसमें से कोई एक आपको कम से कम भारतीय हो, और जो बच्चे 2004 के बाद पैदा हुए हैं उसमें माता पिता दोनों ही आपको क्या हो, भारतीय होने चाहिए। उसमें एक कंडीशन थोड़ा सा ये लगा रखा है कि उसमें कोई एक कपल आपको अवैध प्रवासी ना हो। ठीक है, जैसे मुझे अगर मैं हूँ, मुझे किसी दूसरे देश की लड़की के संग प्यार होता है तो अवैध प्रवासी ना हो। अवैध प्रवासी को सिंपल शब्दों में घुसपैठिया बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये बताइए, आप लोगों में से, इधर से लड़कियों में से, नागरिकता जो अधिनियम 1955 है, इसमें अभी तक कितनी बार संशोधन किया गया है, कोई बताना चाहेगा? ठीक है, चलिए, आंसर सबको आ रहा है। 10 बार। 10 बार, बिल्कुल सही। उसके बाद अगला प्रश्न तीनों जो लोगों में से किसी एक से हो सकता है कि चॉइस आपकी है, मैं पूछूंगा तीनों में से किसको आ रहा है, फिर मेरी मर्जी जिसको देना चाहूँगा। आपको एक बिल आया था, नागरिकता अधिनियम संशोधन 2019 वाला जो बिल आया था, उसके अंतर्गत आपको 3 देशों से जो भारत वो आते हैं अल्पसंख्यक, आपको वो जो देश है वो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। इसमें जो अल्पसंख्यक आते हैं उनको कितना वर्ष रहना पड़ेगा भारत में, उनको नागरिकता मिल जाएगी। और जो बहुसंख्यक हैं, मतलब बहुसंख्यक मतलब मुस्लिम, इस देशों में बहुसंख्यक मुस्लिम हैं, वो कितने साल रहेंगे, उनको नागरिकता मिलेगी। अल्पसंख्यक के लिए कितना वर्ष है, तीनों लोग में से कौन बताना चाहेगा? अल्पसंख्यक के लिए कितना वर्ष है? 7 वर्ष। 7 वर्ष, ठीक है। तो अल्पसंख्यक मतलब क्या कि ये जो देश है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, यहाँ पे आपको अगर हिंदू हैं या उसके बाद हिंदू एलाइड कोई रिलीजन है, जैसे जैन हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, हाँ, ये सब, सिख हो गया, तो ये लोग आते हैं, तो इनको क्या 7 वर्ष रहेंगे भारत में, नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है। उसके संग संग अगर बहुसंख्यक आते हैं उनके लिए कितना प्रोविज़न, कितने साल? प्रतीक्षा जी आप बताइए। 12 वर्ष का प्रोविज़न है। उसके बाद इसी में आप थोड़ा सा आ जाते हैं प्रवासी भारतीय के संदर्भ में। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि हमारे जो प्रवासी भाई लोग हैं जो देश की आज़ादी के बाद से विदेशों में रहने लगे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत उनका ध्यान नहीं दिया। तो इसमें चीज़ें आपको लाई गई प्रवासी भारतीयों के अंतर्गत कि वो जो भारतीय जो प्रवासी होकर भारत देश से बाहर रह रहे हैं, तो उनके लिए कार्ड होल्डर का प्रोविज़न लाया गया प्रवासी भारतीयों को लेकर, ताकि वो इंडिया में बड़े आराम से कई प्रकार की ज़मीनों को आराम से ले सकें। कई सारे प्रोविज़न्स को आसान बनाया गया। तो उसमें से आपको इसमें एक कमेटी आती है दोस्तों, 1998 में LM सिंघवी समिति आती है। इनके आधार पे आपको 2 कार्ड होल्डर लाए जाते हैं। पहला होता है PIO कार्ड होल्डर और दूसरा होता है OCI कार्ड होल्डर। Anybody can we tell me that what is the full form of PIO कार्ड होल्डर? फुल फॉर्म किसी को पता है? यस, बताइए। पर्सन्स इंडियन ओरिजिन। ठीक है, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन कब आया सर? ये 2005 में। हाँ, 2005 में। ओके। और OCI जो कार्ड होल्डर है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ओके, बताइए फुल फॉर्म। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये 2005 में लाया गया। इसको क्या मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया इन दोनों कार्ड को? कौन से वर्ष में मिला दिया गया? दीपक जी आप बताइए। याद नहीं है? सूरज बताइए, कब मिला दिया गया? 2015 में। 2015 में मिला दिया गया। तो प्रेजेंटली मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ कि इस समय PIO कार्ड होल्डर है कि OCI कार्ड होल्डर है? कौन सा कार्ड होल्डर है? OCI कार्ड होल्डर है। OCI कार्ड होल्डर के लिए क्या क्या भारत में प्रतिबंध है? क्या ये मतदान दे सकते हैं? नहीं दे सकते। ठीक है। उसके बाद क्या ये सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं? नो सर। ठीक है। उसके बाद क्या ये संवैधानिक पद पे बैठ सकते हैं? नहीं सर, नहीं बैठ सकते। ठीक है। जमीन के संदर्भ में क्या इन पे कुछ लिमिटेशंस हैं? नहीं है। सर। ठीक है, जमीन ये इजीली नहीं खरीद सकते हैं। अच्छा, यस सर, ज़मीन इजली। आपको याद है, बस थोड़ा सा डाउट हो जा रहा है। तो ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, हमारे जो हमने बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया, मेरे ख्याल से आधे घंटे से कम का ही हुआ है। बट इस आधे घंटे से कम के समय में हमने इंटायर नागरिकता वाले चैप्टर को एज अ ग्रुप डिस्कशन के पहलू से पूरा का पूरा कन्वर्ट कर लिया, समझ लिया।
इसी चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो यही लेक्चर आपको 3 से 4 घंटे चले जाते हैं, 4 क्लासेस चल जाती हैं। बट आपको ग्रुप डिस्कशन एक ऐसा माध्यम है दोस्तों जहाँ पे आप महज आधे घंटे के अंदर ना सिर्फ उस टॉपिक को तैयार करते हैं, एज अ टाइप ऑफ रिवीजन भी हो जाता है, आप दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी देखते हैं। तो आपने देखा कि हम लोगों ने अलग अलग डायमेंशन में चीज़ों को समझा, प्रावधानों को समझा, उसके बाद नागरिकता अधिनियम 1955 को समझा कि नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है। इसमें आपको जो नागरिकता खोने के 3 तरीके हैं इसको भी देखना बाकी है। और उसके बाद हमने देखा इसमें जो आपको वंश के आधार पे ये सारी बातें हमने देखा, पीसीआई कार्ड होल्डर को देखा और ओसीआई को देखा। इसका जो लास्ट सेगमेंट है इसको हम इसके बाद हम क्या करेंगे, कंक्लूजन में पहुंच के इस टॉपिक को क्लोज करेंगे कि नागरिकता खोने के जो 3 तरीके हैं वो 3 तरीके कौन कौन से हैं। कोई बताना चाहेगा? क्योंकि सबसे मैं इंडिविजुअल पूछ चुका हूँ, ये कॉमन सा पॉइंट बताना चाहेंगे? बिल्कुल बताइए। नागरिकता खोने के 3 तरीके हैं। पहला है बर्खास्त, दूसरा स्वैच्छिक त्याग और वंचित होना। थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए इसको तीनों को, अगर कर सकती हैं तो। स्वैच्छिक त्याग से आप क्या समझती हैं? स्वैच्छिक त्याग से अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो स्वतः ही भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। सदानंद जी, आप मुझे ये बताइए कि जो बर्खास्त से आप क्या समझते हैं, इसका तात्पर्य क्या है और इसमें नागरिकता क्या परमानेंटली चल जाती है या अस्थायी? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो बर्खास्त के मामले में अगर कहा जाए, अगर देश विरोधी आप कार्य कर रहे हैं कोई, तो उसके लिए परमानेंटली भी जा सकती है और जो है अस्थायी भी, मतलब कुछ समय के लिए भी। अगर आप जुर्म के हिसाब से अगर आप संवैधानिक लगातार आपको हिदायत दी जा रही है, अगर लगातार आप संवैधानिक उल्लंघन किए करते जा रहे हैं और देश के गुप्त सूचनाओं को भी पड़ोसी देशों के जिससे युद्ध हो रहा है उसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इसलिए आपको बर्खास्त भी किया जा सकता है, अस्थायी रूप से भी। ठीक है। तो जैसे ये तो मैं पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए आप किसी ने टेररिज्म एक्टिविटी किया, कोई युद्ध हो रहा है इंडिया का पाकिस्तान के संग, तो वो गुप्त सूचनाओं को क्या कर रहा है, आदान प्रदान कर रहा है, तो उसमें परमानेंटली चल जाएगा, वंचित हो जाएगा। जैसे कि आपने बर्खास्त किया, तो बर्खास्त मतलब अस्थायी तौर पर, इसका संविधान पर कोई ट्रस्ट ना हो, विश्वास ना हो, तो इसको लेके कोई आपके पास एग्जाम्पल है? इसके जैसे मान लीजिए अगर कोई विदेशी राष्ट्रपति आ रहे हैं तो हम उनकी बेइज्जती करें, मान लीजिए उन पर इंक फेंक दे रहे हैं या तरह तरह के आप सबसे प्रयोग कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको अस्थायी रूप से बर्खास्त किया जा सकता है। और जैसे हमारे देश में राष्ट्रीय उसे हम असम्मान दे रहे हैं, तो इसलिए उसको आपको बर्खास्त किया जा सकता है अस्थायी तौर पे। जैसा कि दोस्तों देखा हमने महज विदिन आधे घंटे के अंदर ही पूरा आपको जो नागरिकता रहा इंटायर चैप्टर एज अ ग्रुप डिस्कशन के पर्सपेक्टिव से कवर किया। और मैं आप लोग को ये बात बताना चाहता हूँ कि इस तरीके से बहुत सारे सेगमेंट, बहुत सारे टॉपिक्स आने वाले हैं, मल्टी डायमेंशनल होंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि संविधान पे ही होगा, इकोनॉमी पे भी आ सकते हैं, सामाजिक मुद्दे पे भी आ सकते हैं, कभी कभी हिंदी पे आ सकते हैं, या कभी कभी हो सके मैथ के कुछ ट्रिक्स पे भी आ सकते हैं। तो वेरियस डायमेंशन में ये वीडियोज़ आने वाले हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये नागरिकता हमने टॉपिक कंप्लीट किया। आपको जो इसका पीडीएफ है, जो हमारे स्टूडेंट इसमें से रहे हैं, देखिए एक तो होता है कि टाइपिंग नोट्स कोई भी दे दे, लेकिन ज़्यादा रिलायबल होता है हैंड रिटन नोट्स। उस पर बच्चे ज़्यादा ट्रस्ट कर पाते हैं। आज भी बहुत ही आपको काफ़ी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, लेकिन आपको बुकिश लैंग्वेज से बच्चे कहीं ना कहीं बचना चाहते हैं। तो यदि आपको जो ये ग्रुप डिस्कशन हुआ है, इसका आपको एक पीडीएफ चाहिए कि नागरिकता को लेकर प्रोविज़न क्या है, प्रावधान क्या है और उसको आसानी से कैसा समझा जाए, तो आप एक बार ये वीडियो लेक्चर देखेंगे हमारा। देखने के बाद इसका जो पीडीएफ है आप हमारे शिक्षित आजमगढ़ टेलीग्राम चैनल से जाके जुड़ सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी ग्रुप डिस्कशन के संग। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।